नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 1 मध्य प्रदेश जी के यानी कि एमपी जी के। और जैसा कि आपको पता है एमपी जी के आपके एग्जाम के 1/3 पार्ट को कवर करेगी, यानी कि लगभग 30 प्रश्न कुल मिलाकर के आपके एमपी जी के से आने वाले हैं। तो एमपी जी के की किस तरह की आपकी तैयारी हुई है वो आपको इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पता चलने वाला है। T20 यहाँ पर खेलने वाले हम, यानी कि 20 प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपको अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आता है तो वो भी आपका साथ ही साथ में सॉल्व हो जाए। देखने में आपको ये 20 प्रश्न लगेंगे, लेकिन कम से कम 50 प्रश्न जो है वो ये प्रैक्टिस सेट आपका एमपी जीके का कवर करने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सागर, छतरपुर, रीवा या फिर मुरैना? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि छतरपुर में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। देखिए कुछ जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर से पन्ना जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य केन नदी बहती है। तो ये नदी जो है इस अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी जो है वो इस अभ्यारण्य में बहती है और 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। कहाँ पर है? छतरपुर में स्थित है। ठीक है, इसमें घड़ियालों को विशेष संरक्षण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। सोन नदी किस बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो अलग अलग बेसिन का हिस्सा है। वही आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोन नदी है वो किस में जाकर के मिलती है, और इसी को कहते हैं कि बेसिन। तो किस बेसिन का हिस्सा है सोन नदी? तो ऑप्शन ए है चंबल बेसिन, ऑप्शन बी है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है गंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर डी है यमुना बेसिन। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि गंगा बेसिन का हिस्सा है सोन नदी। इसका अर्थ हो गया कि जो सोन नदी है वो गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसके विशाल बेसिन में देश का लगभग 1/4 जल संसाधन मौजूद है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं। सोन नदी भी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर नामक स्थान में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में जाकर के मिलती है सोन नदी। कहां पर? पटना में दीनापुर नामक स्थान पर जाकर के गंगा नदी मिल जाती है, इसलिए सोन नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? यानी कि मंदार झरना जो है वो किन नदियों के मिलने से बनता है? चंबल नर्मदा, नर्मदा और तवा, नर्मदा और ताप्ती या फिर चंबल और ताप्ती? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि नर्मदा और तवा के मिलने से मंदार झरने का गठन होता है। तो देखिए नर्मदा और तवा नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है। तवा नदी नर्मदा की ही एक सहायक नदी है। यह छिंदवाड़ा से निकल करके बैतूल जिले के होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो बैतूल जिले के होशंगाबाद के पास में जो है जाकर के नर्मदा नदी मिल जाती है और यहीं पर मंदार झरने का गठन होता है चंबल, नर्मदा और तवा के मिलने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए मंडला जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है एमपीपीएससी में कि शहरों, जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर होते हैं वहाँ से प्रश्न आता है। तो मंडला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वैनगंगा, तवा, चंबल या फिर नर्मदा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि नर्मदा के किनारे मंडला नगर स्थित है। देखिए मंडला नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और ये जबलपुर से 45 मील दक्षिण पूर्वी जिले का एक प्रशासनिक केंद्र है। यानी कि जबलपुर से 45 मील की दूरी पर मंडला स्थित है और ये 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो मंडला शहर 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, और मंडला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? मिट्टियों से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे एमपीपीएससी में। तो भूकंप से, ज्वालामुखी उद्गार से, बाढ़ द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कछारी मिट्टी का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बाढ़ के द्वारा कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए बाढ़ के दौरान नदियां अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। यानी बाढ़ के दौरान जब नदियां अपने साथ में जो मिट्टी ले आती हैं उसको छोड़ करके जाती हैं, तो इसी को हम कछारी मिट्टी कहते हैं। यह एक बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें गेहूँ, गन्ना, कपास आदि प्रमुख फसलें होती हैं। तो ये कछारी मिट्टी की फसलें भी आपकी यहाँ से कवर हो गई। कछारी मिट्टी किसे कहते हैं ये भी आपका यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो बाढ़ के द्वारा इसका निर्माण होता है कछारी मिट्टी का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी अच्छी होती है जहां पर हम कपास की खेती कर सकते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? आंसर देख लेते हैं।
तो सही आंसर है ए, यानी कि काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्यों? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि नाइट्रोजन की न्यून मात्रा इसमें पाई जाती है, बहुत कम मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है, इसलिए जो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है और बहुत ही जल भरण क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है, ये चटक जाती है, जिस वजह से ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 1 मिनट। तो खंडवा जिला निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खंडवा जिला क्यों प्रसिद्ध है? प्याज उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए या फिर चावल उत्पादन के लिए? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि प्याज उत्पादन के लिए खंडवा जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं बाकी की जो यहाँ पर फसलें दी गई हैं उनके लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जो है वो प्याज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन के लिए बालाघाट और गेहूँ उत्पादन के लिए होशंगाबाद का नाम आता है। आपने सुना भी होगा होशंगाबाद के गेहूं जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों पांचों आपके ऑप्शन क्लियर हो गए कि कौन सा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस दाल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कौन सी दाल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है इनमें से? चना, मटर, मूंग या फिर अरहर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि अरहर का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश भारत में दालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रदेश में तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल कहते हैं, सर्वाधिक ज़्यादा मतलब मात्रा में उत्पादित होती है और सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो तुअर दाल का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सोयाबीन का जितना उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश है वो देश में सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका? सोयाबीन का। यानी सोयाबीन में जितना भी उत्पादन पूरे भारत देश में होता है उसमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और कुल मिलाकर के अगर दाल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तुअर दाल जो है मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 158, 177, 236 या फिर 196? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि 236 जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 में 196 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो दोनों आपसे पूछे जाते हैं। 2011 का भी आपको याद रखना है 236 है, 2001 का 196 है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके 20 प्रश्नों में से सही हुए हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर नरसिंहपुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जबलपुर जो है वो सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो साक्षरता दर कितनी है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है, जिसकी साक्षरता दर 81.1% है। ठीक है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर साक्षर हैं, तो सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में भी जाना जाता है? हीरा, मैग्नीज, लौह अयस्क या फिर कोयला? किसे खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर डी, यानी कि कोयला को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। कोयला ईंधन एवं शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह खनिज उद्योग की जननी के रूप में प्रतीत किया जाता है क्योंकि किसी भी उद्योग में इसकी उपयोगिता सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा कोयला का यूज किया जाता है। कोयला से जो है यहाँ पर बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, ताप का उत्पादन भी किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन की मतलब आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कोयला को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जबलपुर में, होशंगाबाद में, दतिया में या फिर उपरोक्त में से सभी? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि सभी जिलों में जो है सीसा का उत्पादन होता है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में सीसा का सर्वाधिक उत्पादन जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ आदि जिलों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो हवाई जहाज़ के निर्माण में, रेलवे इंजन आदि और कारतूस वगैरह जो होते हैं, इन सब के बनाने के लिए जो है सीसा का जो है यूज किया जाता है। तो इन सब जिलों में जो है सीसा का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेंच जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश? तो बताइए कि पेंच जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आंसर की बात करें, सही आंसर ए, यानी कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है पेंच जल विद्युत परियोजना।
देखिए, तो पेंच जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह संयुक्त परियोजना दोनों राज्यों के मध्य प्रदेश की तरफ से छिंदवाड़ा जिले और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के नागपाल जिले की जो है सीमा बनाती है पेंच जल विद्युत परियोजना, यानी पेंच नदी के द्वारा इसकी सीमा बनाई जाती है और पेंच नदी पर ही पेंच जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से की संयुक्त परियोजना जो है वो पेंच जल विद्युत परियोजना है और परियोजनाओं से भी कई बार प्रश्न MPPSC में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेपा नगर कागज मिल को विद्युत की आपूर्ति किस ताप केंद्र के द्वारा की जाती है? जैसा कि आपको पता है, नेपा नगर जो है एक कागज मिल है और जो है यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चांदनी विद्युत ताप केंद्र, अप्सरा विद्युत ताप केंद्र, रोशनी विद्युत ताप केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो सही आंसर है बी, यानी कि बी नहीं होगा इसका आंसर होगा चांदनी विद्युत ताप केंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, चांदनी विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में स्थापित मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। और कब स्थापित किया गया? 1953 में स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है और बुरहानपुर जिले में ही जो नेपा नगर है जहाँ पर कि आपका कागज़ का उत्पादन होता है, तो उसके लिए जो बिजली की आपूर्ति है वो भी चांदनी विद्युत ताप केंद्र के द्वारा ही की जाती है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है ए, यानी कि चांदनी विद्युत केंद्र जो है उससे जो है नेपा नगर कागज उद्योग को यहाँ पर बिजली प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो श्री सिंगाजी ऊष्मीय शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है? खंडवा, कटनी, सिवनी या फिर आगरमालवा? आंसर की बात करें तो सही आंसर है ए, यानी कि खंडवा में श्री सिंगाजी ऊष्मीय ताप विद्युत परियोजना स्थित है। तो श्री सिंगाजी ऊष्मीय शक्ति परियोजना खंडवा में स्थित है। इस ताप विद्युत ग्रह की जो मतलब की क्षमता है वो 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, यह एक ऊष्मीय शक्ति परियोजना, यानी कि ऊष्मीय शक्ति परियोजना है। ऊष्मीय एक तरह से बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खंडवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई हैं? बामोर, मैहर, नया गांव या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि सभी जगह पर जो है सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई हैं, बामोर, मैहर और नया गांव। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, बामोर में है, कैमूर में है, मैहर, नीमच, मालनपुर, नया गाँव, दमोह, इन जो है 3 और 3 6 2 8 स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थापित की गई हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया इनमें से कहाँ पर मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, इनमें से कोई अलग एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो आपको याद रखना है 8 जगह पर सीमेंट फैक्ट्री हैं। कौन कौन सी 8 स्थान है? बामोर, कैमूर, मैहर, नीमच, मालनपुर, नया गांव और दमोह, शिवपुरी। इन स्थानों पर जो है सीमेंट फैक्ट्री का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई है? छतरपुर, सागर, छिंदवाड़ा या फिर देवास? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि देवास में जो है एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। बाकी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है और जो लेदर कॉम्प्लेक्स है वो देवास में है। तो इसको भी आप सी कर लीजिएगा, यहाँ पर हो सकता है मिसप्रिंट किसी वजह से हो गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर छिंदवाड़ा है, सी कर लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो छिंदवाड़ा में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो सागर में है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में है। और लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देवास में। ठीक है, इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन बगल में ही दे देते हैं, जिससे मान लीजिए किसी वजह से जो है आपका अगर ऑप्शन गलत हो जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख करके पता कर सकते हैं। बाकी जब हम इसको अपने टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे तो हम बिल्कुल सही करेक्ट करके इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, आपके रिवीजन में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है और लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिसप्रिंट सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1961, 1965, 1976, 1981? आंसर की बात करें, सही आंसर डी, 1981 में मध्य प्रदेश हस्त विकास निगम की स्थापना की गई है। तो 1961 में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना की गई। 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। 1976 में मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय की स्थापना की गई और 1981 में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई। तो एक साथ में 4 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कि किस जो उद्योग निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? विजयपुर, सीतामऊ, नीमच या फिर जावरा? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि जावरा में जो है नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जावरा नगर में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, मुरैना में है जावरा जहाँ पर फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थानें एक साथ स्थित हैं? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि इंदौर में आईआईएम इंदौर भी स्थित है और आईआईटी इंदौर भी स्थित है। यानी कि दोनों जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों उच्च शिक्षण संस्थानें एक ही शहर में स्थापित की गई हैं। बात करें आईआईएम की, तो आईआईएम की स्थापना 1996 में की गई थी, जबकि आईआईटी इंदौर की स्थापना 2008 में की गई थी। ये आपको डेट वाइज याद रखना है, क्योंकि डेट वाइज पूछ लिया जाता है एमपीपीएससी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बार बार यहाँ पर पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा। और आपको एमपी को अच्छे लेवल से कवर करके चलना है। एमपी की करंट अफेयर हम आपको कराते ही हैं सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में, और डेली करंट अफेयर भी आपकी एमपी की कवर करा रहे हैं, और 2020 की भी करंट अफेयर हम आपकी कवर करा रहे हैं। तो तैयारी बिल्कुल बरकरार रखिए, मजबूती के साथ में तैयारी कीजिए, और सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो भी देखना मत भूला कीजिएगा। आज भी हमने अपलोड की है 21 जून करंट अफेयर के नाम से, जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी यूनिट 8 को भी कवर करेगी, और साथ साथ में जो भी नए यहाँ पर इनिशिएट होते रहते हैं ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस वगैरह के, उनको भी वहाँ पर कवर किया जाता है। तो दोनों वीडियो जो भी देख रहा होगा, सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर, दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट, तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर एमपीपीएससी की हो चुकी होगी। खुद उसको पता होगा, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर डेली बेस पर दोनों वीडियो देखते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।